हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल एट संसिद्धि। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो कहलाता है सब्जेक्ट, यानी कि इसकी हिंदी आप जानते होंगे, ये है कर्ता। कर्ता का मतलब जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए या जो व्यक्ति कार्य करे। ये भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि जिसके द्वारा कोई कार्य होने या करने का बोध होता है। जिस भी व्यक्ति या किसी के भी द्वारा किसी भी कार्य के अगर होने का या किसी भी कार्य के करने का बोध होता है तो वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जैसे बच्चों, इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल इसका है रवि प्लेज हॉकी। देखिए बच्चों, रवि प्लेज हॉकी, इस वाक्य को एक बार पढ़िए आप। देखिए, रवि प्लेज हॉकी यानी कि रवि हॉकी खेलता है। अगर आप लोग इस लाइन को पढ़ रखे हैं तो आप ध्यान दीजिए, इसमें लिखा है जो व्यक्ति कार्य करे, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को द्वारा या जिस किसी के भी द्वारा किसी कार्य के होने या कार्य के करने का बोध होता है, वही क्या कहलाता है? वही सब्जेक्ट कहलाता है। अब इसमें देखिए आप लोग, लिखा हुआ है रवि प्लेज हॉकी, यानी कि खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? रवि के द्वारा हो रहा है। रवि के द्वारा हॉकी को खेलने का काम, हॉकी को खेलने का काम कौन कर रहा है? यानी हॉकी खेलने का काम कौन कर रहा है? रवि कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ता या सब्जेक्ट कौन है इसमें? रवि है। बच्चों आइए दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट की हिंदी होती है विधेय। अब विधेय क्या है बच्चों? तो विधेय को हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि इसमें किसी के द्वारा जिस कार्य के होने का पता चलता है, किसी के द्वारा जिस कार्य के होने का पता चलता है। देखिए बच्चों, इस एग्जाम्पल से हम लोग यहां भी समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है रवि प्लेज हॉकी। देखिए बच्चों, रवि प्लेज हॉकी यानी आपने देखा था यहां पर खेलने का काम किसके द्वारा हो रहा था? रवि के द्वारा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। प्रेडिकेट को आपने पढ़ा, इसमें देखा आपने कि किसी के द्वारा जिस कार्य के होने का, यहां पर क्या था? जिसके द्वारा, और यहां पर क्या है? जिस कार्य का। तो कौन सा कार्य हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। और क्या खेलने का काम? हॉकी। किसके द्वारा? रवि के द्वारा। तो रवि के द्वारा यानी कि किसी के द्वारा जिस कार्य को, तो रवि के द्वारा हॉकी खेलने का ये जो काम है, यही क्या हो जाएगा? यही प्रेडिकेट हो जाएगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट, इसमें भी क्या क्या चीजें हैं, आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो सब्जेक्ट है इसको कुछ इस तरीके से रखा गया है, यानी कि इसमें जो पहला होता है वो है क्वालिफायर। अब क्वालिफायर आप जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको पता चल जाएगा कि क्वालिफायर क्या होता है। तो बच्चों, जिस तरह आप देख रहे हैं क्वालिफायर, क्वाली, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा क्वालिटी,
क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मतलब कि किसी चीज की गुणवत्ता। गुणवत्ता का मतलब उसके बारे में और अच्छी सुविधाएं, उसके बारे में और अच्छी चीजों के बारे में जानना, मतलब जो जो उसकी अच्छाइयां हैं वही उसके गुण हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट के बारे में ऐसे ही जो शब्द आए जो अतिरिक्त सूचना दें, जो ज्यादा जानकारी दें, किसके बारे में? कर्ता के बारे में, वो क्या कहलाएंगे? क्वालिफायर। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वे शब्द जो कर्ता के बारे में अधिकाधिक, यानी कि अधिक से अधिक, अधिकाधिक सूचना देते हैं। कौन? वह शब्द जो कर्ता के बारे में अधिकाधिक सूचना देते हैं। अधिकाधिक का मतलब ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमें सब्जेक्ट के बारे में और बेहतरीन तरीके से पता चल सके। वो क्या कहलाएंगे? क्वालिफायर। तो बच्चों सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि क्वालिफायर के भी अंदर कितने पार्ट्स, यानी इसको किस तरह रखा गया है। तो बच्चों सबसे पहले क्वालिफायर हम लोग देखेंगे, और क्वालिफायर आप इसको समझने से पहले ये जान लिए कि इसमें जो पहला भाग है वो है डिटरमाइनर का। डिटरमाइनर। दूसरा भाग जो इसमें आता है वो आता है एडजेक्टिव, और तीसरा जो है वो है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, कहीं कहीं बच्चों इसे एडजेक्टिवल भी कहते हैं, तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, सेम चीजें हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखें कि क्वालिफायर को जो बांटने का कार्य किया गया है वो इन तीन भागों में किया गया है। पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिटरमाइनर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जो डिटरमाइनर है, इस तरह समझिए, जो डिटरमाइनर है उसे हम लोग कहते हैं निश्चय वाचक शब्द, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में, कर्ता के बारे में जो ज्यादा निश्चितता बता सके, ज्यादा निश्चय वाली चीजें बता सके, जिससे और अत्यधिक और सही जानकारी और सटीक जानकारी हमें मिल सके, वही चीजें डिटरमाइनर होती हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों ने कुछ सेंटेंस लिखा देखा होगा कभी भी, तो किसी सेंटेंस में आपको कुछ स्पेशल वर्ड्स मिले होंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, मैं भी आपको बता रहा हूं, ए एन द फ्यू सम दैट दिस, ऐसे बच्चे और भी कई सारे वर्ड्स हैं। ये सारे जो आपको दिखते हैं बच्चों, आप जानते हैं कि इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ए एंड द आपने पढ़ी होंगी, जो आपको आर्टिकल में सेक्शन में मिला होगा, ये कुछ चीजें आपको प्रोनाउन में भी मिला होगा। तो आप सबसे पहले जानते हैं बच्चों कि ये जो चीजें हैं ये सब अलग अलग हैं, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं है। हम तो अभी यहाँ डिटरमाइनर के बारे में पढ़ रहे हैं, और डिटरमाइनर का मतलब ये कि जो सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि कर्ता के बारे में और ज्यादा सटीक जानकारी दे सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ए बुक इज ऑन द टेबल, ए बुक इज ऑन द टेबल। तो बच्चों सबसे पहले देखिए बुक, यानी कि बुक के पहले आप देखिए क्या लगा हुआ है, ए। अब यही जो ए लगा हुआ है, यही जो ए लगा हुआ है, ये क्या है, यही हमारा डिटरमाइनर है। यही सारे हमारे क्या हो जाएंगे, डिटरमाइनर हो जाएंगे। इसी तरह कहीं आपको एंड मिल सकता है, कहीं द मिल सकता है, कहीं फ्यू मिल सकता है, कहीं सब मिल सकता है, कहीं दिस और दैट मिल सकता है। कुल मिला के आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, डिटरमाइनर। क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के बारे में और अतिरिक्त सूचना और अतिरिक्त निश्चितता को उसके प्रकट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने डिटरमाइनर देख लिया। अब जो हम लोगों ने देखा था डिटरमाइनर के अलावा एडजेक्टिव, ये डिटरमाइनर हमारा हो गया।
अगला एडजेक्टिव। अब बच्चों इसको भी समझते हैं एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए एडजेक्टिव का सीधा सा एक मतलब जान लीजिए, इसकी हिंदी होती है विशेषण। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। और जैसा कि आप सभी जानते हैं विशेषण का अर्थ, विशेषण का अर्थ यह है कि किसी चीज की विशेषता, जो उसकी विशेषता है उसी को बताना। यानी कि किसी की विशेषता, किसी की विशेषता बताने वाले, बताने या प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। देखिए बच्चों इसमें एग्जाम्पल की तरह से समझिए। एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है ही इज ऑनेस्ट। ही इज ऑनेस्ट। देखिए बच्चों ही का मतलब वह, इज मतलब है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। इसका मतलब क्या है कि वह ईमानदार है। अब आज के जमाने में कौन कोई ईमानदार है ये तो आप बेहतर समझते हैं। हो सकता है कि आप भी हों, और हो क्या सकता है आप तो ईमानदार होंगे तभी ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा समझना है और आपको पढ़ के बेहतरीन बनना है। आपको अपने क्रम में अपनी और विशिष्टता को, अपनी और विशेषता को बेहतरीन करना है, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखने के लिए हैं। तो देखिए बच्चों लिखा क्या है, ही इज ऑनेस्ट। और जो ईमानदारी से करेगा, जो ईमानदारी से पढ़ेगा, वो सीधी सी बात है बेहतर तो उसको बनना ही है। जो बेहतर करेगा वही बेहतर पाएगा, वही बेहतर बनेगा। सबसे पहले बच्चों देखिए ही इज ऑनेस्ट, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? ईमानदार है। ईमानदार कौन है? वो। अब वो तो कोई हो सकता है। यहां अगर आप चाहें तो चाहे वो के बारे में पढ़ लें, चाहे कोई आप नाम भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर किसी की भी विशेषता, यहां पर क्या विशेषता प्रकट हो रही है कि वो क्या है? ईमानदार है, ऑनेस्ट है। और ईमानदारी ये क्या है? आप जानते हैं विशेषता है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग ये भी समझ गए कि एडजेक्टिव क्या है। और अब हम लोग देखेंगे तीसरा, यानी कि जो यहां पर लिखा था एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। तो सबसे पहले बच्चों मुझे आपको ये थोड़ा सा फ्रेज समझा देना होगा ताकि आप फ्रेज वर्ड को और अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो सबसे पहले बच्चों देखिए फ्रेज क्या होता है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था कि एक वर्ड आया था क्लॉज, वहां भी वाक्यांश था। यहां पर क्या है? यहां पर लिखा गया है फ्रेज। अब देखिए बच्चों जो फ्रेज है, इस फ्रेज की हिंदी क्या है? वाक्यांश। यानी कि किसी वाक्य का, किसी भी वाक्य का एक अंश। और कैसा अंश? वो अंश जो अर्थपूर्ण हो। कैसा अंश? अर्थपूर्ण अंश। ये नहीं कि सिर्फ किसी भी वाक्य का अंश और कुछ भी ले लें उसमें, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका क्या हो? उस अंश का भी एक मतलब होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? वही फ्रेज कहलाएगा। और जब बच्चों कोई वाक्य का ऐसा एक अंश जो उसमें सब्जेक्ट के यानी कि कर्ता के बारे में उसकी विशेषता को प्रकट करे तो वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज। कंफ्यूज हो बच्चों तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जोड़ लेना है। जोड़ने का मतलब क्या है कि विशेषता, किसी की, किसी की विशेषता, ठीक है, एक ये चीज। दूसरी क्या है? कोई वाक्यांश, कोई वाक्यांश। यानी कि किसी भी बड़े से बड़े वाक्य का भी वो भाग जिसमें उसकी कोई विशेषता प्रकट होगी क्या कहलाएगा? वही एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका भी आप। चलिए बच्चों अब हम लोगों ने अब तक देख लिया है कि यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में जो एक भाग था पहला वो था क्वालिफायर, और क्वालिफायर को तीन तरीके से फिर बांटा गया, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज
इस तरीके से, और आपने इन तीनों के बारे में पढ़ भी लिया। अब बच्चों अगला जो है वो है मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है तो आप सभी जानते होंगे। मेन वर्ड क्या है? मेन वर्ड को बोलते हैं मुख्य शब्द। अब मुख्य शब्द कौन से बच्चे? मुख्य शब्द का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। कोई मुख्य शब्द का मतलब कोई ऐसा नहीं कोई बहुत एक स्पेशल वर्ड हो, बल्कि मुख्य शब्द का मतलब जो है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। कर्ता का मतलब कि किसी भी विशेष में कौन कौन से? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भाव, इसमें कोई जानवर भी आप ले लीजिए। जानवर सुन के आपको हंसी आ गई है, ध्यान दीजिए। किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या कोई जानवर। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज का नाम, मतलब अगर कोई भी नाम कहीं पे दिया है तो वो क्या हो जाएगा? वही मेन वर्ड कहलाएगा। और हम लोग मेन वर्ड को बच्चों हेड वर्ड के नाम से भी जानते हैं। हेड माने क्या होता है? मुख्य। आप जानते होंगे मेन का मतलब क्या है? मुख्य। मतलब कि वे शब्द जो किसी वाक्य में मुख्य हैं, मतलब उनके बिना वो वाक्य पूरा पूरा उसका एक अच्छा भाव नहीं मिल पाता है। एक अच्छा भाव का मतलब कि एक अच्छी समझ वाक्य के बारे में, जो एडिशनल जानकारी हमको मिली थी, जो ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं मिली थी, वो किसी काम की नहीं रह जाती हैं। तो काम की कब होंगी? जब व्यक्ति होगा। यानी कि सबसे पहले इसको एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मोहन वॉक्स, यानी कि मोहन टहलता है या मोहन घूमता है। मोहन उस तरीके से नहीं घूमता है जिस तरह आप सोच रहे हैं। मोहन अच्छे तरीके से घूमता है, यानी कि इसको अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, इसको अपनी बाकी चीजों पे ध्यान देना है, अपने एथिक्स पे ध्यान देना है, अपनी सभी चीजों पे, जिससे मोहन का और भला हो सके। तो देखिए बच्चों, मोहन वॉक्स, इसका मतलब क्या है कि मोहन टहलता है। अभी आपने देखा कि मेन वर्ड यानी हेड वर्ड, मेन वर्ड या हेड वर्ड, ये क्या है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या जानवर का जो नाम, किसी भी जानवर का जो नाम, ये भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, या आप बोल सकते हैं भाव, स्थान, वस्तु, या सीधी बात कोई नाम। ये लो, कोई नाम। अब तो सब झंझटों से फुर्सत मिल गया होगा। कोई नाम। अब इसमें देखिए क्या चीज, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन घूमेगा? कौन घूमता है यहां पे बताइए? मोहन। शुरू से आप जानते हैं ब्रज की गलियों में घूमते थे, वृंदावन में घूमते थे, मथुरा में घूमते थे, तो मोहन घूमते हैं। कौन? मोहन। तो ये मोहन क्या हो गया? यही मेन वर्ड थे। सटीक बच्चों बैठ रहा है ना हेड वर्ड, और हेड भी यही है, आप जानते हैं। तो देखिए मोहन वॉक्स, यानी कि मोहन घूमता है। कौन घूमता है? मोहन। तो जो कोई नाम आ गया वही क्या हो जाएगा? हेड वर्ड या मेन वर्ड। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, इसको समझ लीजिए। सभी का रिवीजन भी प्रॉपर वे में आपको करते हुए चलना है, ताकि आपको कंफ्यूजन और ना हो। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी कि अब तक आपने देख लिया कि पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आपने देखा क्वालिफायर, आपने पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में देखा क्वालिफायर को जो डिस्क्राइब किया गया अलग तरीके से, जिसमें अलग तरीके से उसको वर्गीकृत किया गया, उसको बांट दिया गया। वो थे आपके डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। और साथ ही साथ आपने अलग से देखा था जिसमें एक और वर्ड मिला जिसको आपने कहा मेन वर्ड या हेड वर्ड, यानी कि वो मुख्य नाम जिसके बारे में पूरी सूचना मिलती है, जिससे वाक्य के बारे में और ज्यादा स्पष्टता आ जाती है। आइए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी जो विधेय है उस विधेय को किस तरह रखा गया है। तो इसमें जो पहला नाम दिया गया है वो है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में आप HV बोलते हैं, जानते ही होंगे, आप पढ़े भी होंगे। HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब बच्चों ये क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब को एक चीज हम लोग और जानते हैं, इसको नाम से इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी, ये ऑक्सिलरी क्या है? ये ऑक्सिलरी का मतलब या हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है? सहायक क्रियाएं। सहायक क्रिया, यही कर दें हेल्पिंग वर्ब्स तो हो जाएंगी सहायक क्रियाएं। ध्यान दीजिए बच्चों, ये सहायक क्रिया, सबसे पहले देखते हैं सहायक क्रिया क्या होती है।
तो आप सब नाम से पहले देखिए, सहायक मतलब सहायता करने वाली। किसकी सहायता करने वाली? किसी क्रिया की सहायता करने वाली, यानी कि क्रिया के बारे में, क्रिया को और अच्छा सपोर्ट देने के लिए जिस वर्ड को यूज करते हैं वो क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि आप जानते हैं जब भी किसी का सपोर्ट लेना होता है तो इसका मतलब यह है कि वो आपके साथ साथ होता है। कोई अगर आपको अपना सपोर्ट देगा तो इसका मतलब यह है कि वो अपने आप को आपसे पहले रखेगा, फिर तो हम समझ जाएंगे कि वो सपोर्ट कर रहा है हमारी। यानी कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल से बच्चों हम लोग देखते हैं, और इसकी कुछ पहचान भी, कुछ खासियत भी है। क्या क्या आप थोड़ा सा इसमें एक बार समझ लीजिए। जैसे कि इसको समझना है तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी, या जिसको आप ऑक्सिलरी के अलावा क्या बोलते हैं, अभी आपने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आपने देखा ये क्या थे? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया आप जानते हैं जो क्रिया की सहायता करे, और क्रिया की सहायता करने से आप समझ लीजिए कि बस वो क्रिया के पहले ही कहीं होगा, क्रिया के पहले ही। तो बच्चों जैसे आप एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, आप इस एग्जाम्पल से समझिए। जैसे लिखा है रमेश इज रमेश इज राइटिंग एन एसे। रमेश इज राइटिंग एन एसे। रमेश एक निबंध लिख रहा है। क्या लिख रहा है? रमेश एक निबंध लिख रहा है। किस चीज को? निबंध को। क्या कर रहा है? लिख रहा है। लिख रहा है, लिखना आपको पता हो गया कि यही क्रिया है। और हमने भी आपको बताया कि कोई व्यक्ति अगर आपकी सपोर्ट करेगा तो आपके आगे, यानी कि अगर ये क्रिया की सपोर्ट करेगा, सहायक क्रिया होगी, तो इसका मतलब वो क्रिया के आगे होगी, और ये इज क्या हो जाएगा? यही हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा या ऑक्सिलरी कहलाएगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलिए देखिए, एक तरीके से बच्चों इसको और जान लीजिए। जब कभी भी आप देखेंगे कि जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो हमेशा, ये नियम जान लीजिए कि एक तरीके से कोई लिखी हुई नियम की बात नहीं कर रहा मैं, बस ऐसे ही बता रहा हूं आपको, जनरली जो प्रैक्टिस में आती है और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगी। बिकॉज बिहेवियर किसी चीज का और किसी चीज का नेचर, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो सबसे पहले देखिए, रमेश, किसी नियम की बात नहीं कर रहा मैं, रमेश राइटिंग, दो वर्ड लिखा है, एक रमेश एक राइटिंग, बीच में एक आ गया ये वर्ड। ज्यादा बार आपको अधिकांशता, मैं ये तो नहीं कह सकता, कोई प्रतिशत तो नहीं बता सकता कि 70% है या 80% है या फिर 90% है या फिर 100% है। मतलब जीरो से, सॉरी जीरो कहना बेकार होगा, 1% कहना होगा, ज्यादा ठीक रहेगा। मतलब ये नहीं कह सकता मैं कि 1% से और 70, 80, 90 या 100% तक ये बात बिल्कुल लागू होगी। पर हम लोग ये जानते हैं कि मैक्स ऑफ द, सबसे ज्यादा बार जो यूज होगा वो यही होगा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद और वर्ब के तुरंत पहले, दोनों के ही बीच में क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी होगी। जैसे एग्जांपल कोई सा आप एक और ले लीजिए। मान लीजिए हमने लिखा, हमने लिखा ही हैज रिटन ए स्टोरी। देखिए बच्चों, ही हैज रिटन अ स्टोरी, इसका मतलब क्या है कि वो एक कहानी लिख चुका है, वो एक कहानी लिख चुका है। आप भी अपने जीवन की कोई कहानी लिख चुके होंगे अपने ही तरीके से। अब आपने कोई बहुत ही बढ़िया जीवन का कोई उद्देश्य सोच रखा होगा कि इस तरफ हम क्या बनेंगे, हमारे जीवन का एम यानी कि गोल, जिसको आप समझ सकते हैं, या फिर आप टारगेट, जो भी आप कहिए, यानी कि फिर टारगेट। इन सभी चीजों को आपने भी लिख लिया होगा कि आपको भी कुछ करना है, क्या क्या चीजें हैं, एम या आपका गोल या आपका टारगेट। उसी तरह से यहां पे समझिए बच्चों, ही हैज रिटन अ स्टोरी, इसने भी एक कहानी लिखी है, पर हमारा ध्यान कहां है? हम लोगों को ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब निकालना है, कहानी पे ध्यान नहीं देना है। देखिए लिखा हुआ है ही हैज रिटन अ स्टोरी। क्या चीज? ही हैज रिटन अ स्टोरी, रिटन ए स्टोरी, एक कहानी लिखी गई। छोड़ दो, लिखने का मतलब
आप जान गए कि भाई ऐसे ही लिखना। और ये क्या है, क्रिया, इसको भी रोको, इसके पहले आ जाओ शुरू में, ही मतलब वह, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, आप जानते हैं। उसके द्वारा लिखा गया एक कहानी, एक कहानी लिखी गई उसके द्वारा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और आपको मैंने भी बताया है कि सब्जेक्ट और वर्ब, जो सब्जेक्ट और वर्ब हैं, ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इन दोनों के बीच में ही कहीं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब भैया होते हैं। देखिए आ गया ना बीच में। ज्यादा से ज्यादा बार, कई सारे भी टेंसेस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा बार ऐसे होते हैं। कई बार मैक्सिमम ऑफ द सेंटेंस में हम लोग को यही दिखता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में ही होती है। बच्चों चलिए, ऐसे सेंटेंस पे भी बेस्ड है। अगर आप इसको इंट्रोगेटिव में मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, अगर इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। वो अपने सेंटेंस में देखा होगा, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ी होंगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे चलते हैं, और अब जो टॉपिक है हम लोगों का वो हेल्पिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब हम लोगों का कंप्लीट हुआ, यानी कि ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी सहायक क्रिया बहुत से होते हैं, आप जानते हैं। इनकी दो कैटेगरी होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है मॉडल। अब बच्चों प्राइमरी और मॉडल क्या है, इसके बारे में कभी हम लोग डिस्कशन में, फिर एक वीडियो में डिटेल्ड बना दूंगा और डिस्कशन कर लेंगे हम लोग उसके बारे में, ताकि कॉन्सेप्ट और बेहतरीन क्लियर हो जाए। तब तक बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा वर्ब के बारे में समझते हैं। वर्ब यानी कि बच्चों ये क्या है, ये है कोई एक्शन। एक्शन हम लोग जो करते हैं ना वही क्रिया कहलाती है। व्हाट वी एक्ट, जो करते हैं, किसी भी चीज को हम करें वो क्या कहलाएगी, वो क्रिया कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या चीज है। जैसे कि आपने देख लिया कि क्रिया, इंग्लिश में इसको वर्ब। अब किसी भी कार्य को करना, किसी कार्य को करना, ये किसी कार्य का होना, तो उसके लिए जो चीजें अपनाई जाती हैं, जो तरीका हम यूज करते हैं, वही जो हम करते हैं वही क्या है, या साफ कह लीजिए जो हम लोग करते हैं, जो हम करते हैं। अब बहुत सारी क्रियाएं आप लोग करते हैं, आप लोग गाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, कूदते हैं, बहुत सारा काम आप लोग करते हैं इस तरीके से। तो वो सब कुछ क्या है, क्रिया है। खाना, पीना, सोना, उठना, जागना, दौड़ना, भागना, गाना, कूदना, उछलना, जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है, वर्ब्स। आप में से कई लोग हंस भी रहे होंगे, तो हंसना भी आपकी एक क्रिया ही है, और ये तो यूनिवर्सल क्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया भी यही है। तो देखिए बच्चों, वर्ब क्या है, यानी कि किसी कार्य को करना, या ये भी, या फिर हम कह सकते हैं जो हम करते हैं वही क्रिया है। जैसे आई राइट, मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, वैसे अगर आप मेरी बात करेंगे तब भी मैं ही लिख रहा हूं। तो यहां समझिए बच्चों, आई राइट का मतलब क्या है, मैं लिखता हूं, मैं क्या करता हूं। आप इसमें देखिए, अगर आप पूछेंगे कि क्या करता हूं, और हम क्यों, हमने आपसे बताया कि जो हम करते हैं, और आप कुछ भी करते हैं तो आपके घर वाले पूछते हैं भैया तुम क्या कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ता है हम ये कर रहे थे। यहां पे लिखा है आई राइट, मतलब तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूं। अगर कोई पूछे कि तुम क्या करते हो, मतलब मुझसे कि मैं क्या करता हूं, तो मैं अपने बारे में क्या बताऊंगा, मैं लिखता हूं। अगर यही सेंटेंस आपके लिए हो जाएगा और कोई आपसे पूछे कि तुम क्या करते हो, यानी कि यू राइट, तुम लिखते हो, तुम क्या करते हो, तुम भी लिखते हो। तो तुम जो करते हो, या हम जो करते हैं, या जो कोई भी व्यक्ति या कुछ भी करता हो, या आप या हम, या मतलब कुछ मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम करते हैं वो सब क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। जैसे कि आपने देख लिया, जंप करना, कट करना, राइट करना, रिसाइट करना, रीड करना, ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हम लोग करते हैं, वही क्या कहलाती हैं, क्रिया कहलाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्रिया तक हम लोग पहुंच गए हैं, और अगला भी हम लोग का ये जो एक्शन यानी कि क्रिया। अब बच्चों अगला जो है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट यानी कि इसकी हिंदी होती है कर्म। आप जानते ही होंगे ये कर्म है। कर्म का मतलब किसी कर्ता के द्वारा जो किया गया वो पूरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। आप लोग जानते हैं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, यानी कि प्रेडिकेट के वर्गीकरण में, प्रेडिकेट के पार्ट्स में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो जैसे इसमें एक चीज देखिए,
एक सेंटेंस हम लोग समझते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही गेव ए बुक। ही गेव ए बुक। एग्जाम्पल, ही गेव ए बुक। उसने एक पुस्तक दी या उसने एक किताब दिया। उसने एक किताब दिया। हम लोग को क्या समझना था? ऑब्जेक्ट। तो दो चीजें बच्चों यहां देखिए। पहली बात आप देख चुके हैं कि ये ही क्या है, आप जानते हैं जिसके द्वारा कोई कार्य हो। किताब देने का कार्य किसके द्वारा किया गया? ही, उसके द्वारा किया गया। यानी कि वह और वह, ये जो चीजें हैं ये क्या हो गई? ये हो गई कर्ता। तो आप जान गए ये है कर्ता। अगला जाइए बच्चों, गेव। गिव, गिव का सेकंड फॉर्म है ये। गेव मतलब दिया, गिव का मतलब देना। ये क्या है? किसी भी कार्य को करना, आप जानते हैं, देना, लेना, आना जाना, हंसना, खाना पीना, सोना, ये सब क्या है? सबकी सब क्रियाएं हैं। तो ये भी आप जानते हैं कि ये क्या है? ये क्रिया है। अगला देखिए बच्चों, ये है ए बुक। अब यही चीज जो है, जो क्रिया के बाद में होती है, यही क्या है? यही कर्म है। ये ऑब्जेक्ट के स्थान में आ जाता है। और ऑब्जेक्ट में यहां से भी पूरा जोड़ सकते हैं। ये क्या दिया है? गेव ए बुक, एक किताब दी है, एक पुस्तक दी है। तो ये ए बुक क्या हो गया? यही ऑब्जेक्ट हो गया, ए बुक। नोट कर लीजिए आप लोग इसको समझने के लिए। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल से देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट जो है इसको बाद में फिर दो प्रकार से बांट दिया गया। सॉरी, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों। तो अभी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म से है, कर्म। ठीक है। अब इसके फिर दो भाग आ जाते हैं। कौन कौन से बच्चों? तो सबसे पहले जब इसको बांटते हैं तो इसको दो तरीके से बांटते हैं। पहला इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हैं इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, जो चीज दिखाई देने वाली हो, जिस चीज को किया जाए। इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष। अब हो सकता है कि ऐसा ना ही कह रहा हूं कि डायरेक्ट मतलब कि वो एकदम से दिख जाए और इनडायरेक्ट में एकदम छुपी रह जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि जिस चीज को सोर्स पे, जिस पे फोकस किया जा रहा है, जिस चीज के बारे में सबसे पहले कहा जाएगा, जिस क्रिया को पहले मुख्यतः जिस संबंध से, जिस वस्तु से संबंधित किया जाएगा या जिस किसी कार्य से संबंधित किया जाएगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। और जो नहीं दिया होगा, जिसमें छुपा रहेगा, वही क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे बच्चों एग्जाम्पल देखिए, एक यहां पे मैंने लिख दिया ही गिव्स गुड एडवाइस। ही गिव्स गुड एडवाइस। वो अच्छी सलाह देता है। क्या देता है? अच्छी सलाह देता है। अब एक एग्जाम्पल इसमें समझिए, वह क्या करता है? अच्छी सलाह देता है। ये जो गुड एडवाइस है, यही क्या हो जाएगा? तो यही बच्चों जो अच्छी सलाह, ये एक वर्ड आ गया, ये क्या हो जाएगा? यही आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि किस चीज को देने का कार्य किया गया है? किस चीज को? क्या है वो है अच्छी सलाह। अगर आप पूछेंगे किस चीज को, है ना, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी चीज है। वो है गुड एडवाइस, यानी कि अच्छी सलाह। और मैंने कहा कि जिस चीज पे सबसे पहले फोकस जाए, जिस चीज पे गिव्स, गिव्स देखिए, गिव्स का फोकस किस पे है? अब गिव है तो कुछ ना कुछ तो दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एडवाइस। और एडवाइस कैसी? गुड, अच्छी सलाह। तो ये चीज इस पे पूरी फोकस कर रही है बच्चों, इसलिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल बच्चों हम लोग देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है ही गिव्स हिम मनी। गिव्स हिम मनी। किसको मनी नहीं चाहिए? सबको चाहिए, आपको भी चाहिए होगी। देखिए
he gives him money। इसका मतलब क्या है, वो देता है, क्या देता है, उसे देता है, क्या देता है, मनी। यहां देखिए पहले अभी आपने देखा था कि ये सीधा इस पे फोकस कर रहा था, अभी ये जो वर्ब है ये सीधा हिम पे नहीं फोकस कर रही है, ये फोकस कर रही है सीधा मनी पे। क्या चीज, मनी। अब किसको, अगर पूछा कि किसको, तो पता चलेगा कि उसको। ध्यान दीजिए, पूछा गया कि वो क्या देता है, तो वो मनी देता है। किस चीज को देता है, मनी को देता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और जो इसमें हिम आ गया, अब पता चला कि किसको देता है, उसको देता है, हिम। ये क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसको भी एक बार बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां पर ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हिम, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों, हम लोग ऑब्जेक्ट क्लियर कर चुके हैं, और अब जो आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, देखिए कॉम्प्लीमेंट आप जानते ही हैं कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को पॉजिटिव रिव्यू करना, मतलब उसको और अच्छी चीजें बताना, उसके बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, या उसकी प्रशंसा कर देना, ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि कॉम्प्लीमेंट देना। जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं तो आपके पिताजी आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि शाबाश तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, इस तरीके से। अगर आप नहीं पढ़ रहे होंगे तब भी आपके पिताजी, आपके माताजी, आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको मोटिवेट करते होंगे कि नहीं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ऐसे पढ़िए, आप इस तरह पढ़िए, आप इस तरह पढ़िए। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरीके से एडवाइस और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रही हैं। जो पहली बात थी कि तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वो क्या थी, वो थी कॉम्प्लीमेंट। और जो कह दिया गया कि अगर नहीं पढ़ रहे हो तो और अच्छा करो, इस तरह करो, आपको समझाया गया, तो वो क्या हो गई, वो हो गई एडवाइस। पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान देंगे। कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो आप जानते हैं कि जब किसी को सकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से, अब ऐसा समझ लीजिए कि उसकी तारीफ कर दी जाए। तारीफ, ध्यान दीजिए, कॉम्प्लीमेंट सकारात्मक, तारीफ होनी चाहिए। कैसी, सकारात्मक करना है, वरना वो तारीफ जो है ना वो टिप्पणी में बदल जाएगी, यानी कि कमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स कमेंट में चला जाएगा, और कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स का हमेशा आप जानते हैं उल्टा ही होता है। तो ये चीज कॉम्प्लीमेंट क्या है, सकारात्मक, यानी कि उसकी तारीफ। तारीफ कैसी, पॉजिटिव, एक्चुअल जो रियल है, जो वास्तव में उसकी तारीफ करने लायक है, जो वास्तव में उसकी बात है, उस चीज को क्या बोलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या हो जाएगी, तारीफ हो जाएगी। और किसी की तारीफ करना यानी कि प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, प्रशंसा करना, या उसकी खूबियों के बारे में बताना। देखिए बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल है ही स्पीक्स वेल, ही स्पीक्स वेल, वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा बोलता है। देखिए यहां पर उसके बोलने की जो बात है, जिस तरह वो बोलता है, वो किस तरह से बोलता है, वो बहुत अच्छा बोलता है। यानी कि ये जो वेल वर्ड है ये क्या कर रहा है, इस वर्ब के लिए, इस वर्ब यानी कि जो क्रिया है जिसके द्वारा की गई है उसकी विशेषता बताता है कि वो कैसे बोलता है, वो अच्छा बोलता है। यहां पर वेल वर्ड जो आया ये एज अ कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब बच्चों ये लोग चूंकि स्पीक्स वेल है, वर्ब के साथ ऐड है, तो ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करेगा। और किस तरह, तो आप जानते हैं ये एडवर्ब की तरह भी काम करेगा। एडवर्ब आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि इन सभी जगहों पे हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब पढ़ लिया, क्या है वर्ब, क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है कॉम्प्लीमेंट, क्या है, ये सभी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। अब बच्चों एक इसके लिए आपको एरो फॉर्म से लिख करके मैं समझा दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में भी बहुत अच्छे तरीके से रहे। और उसका एक बेहतरीन तरीका क्या होगा, तो वो देखिए। सबसे पहला जो इसमें लिखा गया है बच्चों वो है सेंटेंस का। सेंटेंस यानी कि वाक्य। अब इसमें जो पार्ट्स थे वो कौन कौन से थे, तो सबसे पहले इसमें जो पार्ट हैं
सबसे पहला पार्ट, वो पार्ट क्या है? तो इसमें पहला पार्ट है वो है सब्जेक्ट का, ठीक है, आप लोग जान ही रहे होंगे, नोट कर लीजिए ऐसे ही। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है प्रेडिकेट का। पहला एक पार्ट सब्जेक्ट का और दूसरा एक पार्ट प्रेडिकेट का। अब बच्चों देखिए कि सब्जेक्ट में फिर क्या क्या चीजें हैं। तो सब्जेक्ट को फिर से कैटेगराइज कर दिया गया, किसमें किसमें? इसको कैटेगराइज किया गया क्वालिफायर में, क्वालिफायर में, और किसमें? मेन वर्ड या हेड वर्ड, मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड, चाहे इसको कह लें और चाहे इसको कह लें, दोनों ही चीजें हैं। इसको क्वालिफायर कह दिया गया। अब आप पढ़ ही चुके हैं कि क्वालिफायर क्या होता है और आपने भी देख लिया कि क्वालिफायर के अंदर अंदर क्या होता है। तो आप बताइए, आप चलिए आप लोग बताइए क्वालिफायर में सबसे पहले क्या आता है? चलिए, हाँ, डिटरमाइनर, बहुत सही बताया, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, गुड, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, बिल्कुल विशेषता बताने वाला, यानी कि किसी भी चीज की जो विशेषता बताए वो एडजेक्टिव, किसी की विशेषता वही तो एडजेक्टिव है। तो क्या करेंगे? अगला क्या था? एडजेक्टिव था। और तीसरा, हाँ बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। आप लोगों को बस ये एक याद रखना है थोड़ा सा कि सेंटेंस है तो सेंटेंस में सबसे पहले इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में बांट दिया गया, फिर जो सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को फिर से बांट दिया गया, किसमें? क्वालिफायर और मेन वर्ड में, और फिर से जब क्वालिफायर मेन वर्ड में बढ़ गया तो फिर क्वालिफायर को बांट दिया गया तीन में, किसमें? तीन कौन कौन से? पहला डिटरमाइनर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिव फ्रेज। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं प्रेडिकेट के बारे में, आइए। प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट में कैसे बच्चे? सबसे पहले इसमें देखिए, प्रेडिकेट को जब हम बांटते हैं तो आपने देखा है कि यहां पर लास्ट में क्या खत्म हो रहा है? मेन वर्ड पर। सब्जेक्ट में क्या खत्म हो रहा है? मेन वर्ड पर। और आपको पता है कि जैसे ही मेन वर्ड होता है उसके तुरंत बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, गुड, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर क्या आता है बताइए? आपकी बार मैं एरो से नहीं लिख रहा हूं, ऐसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, बताइए। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर वर्ब, बहुत बढ़िया, वर्ब आ गई आपकी। उसके बाद फिर बहुत बढ़िया ऑब्जेक्ट भी आ गया आपका, ऑब्जेक्ट। फिर आगे कॉम्प्लीमेंट, बहुत बढ़िया, कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छा। अब आप इसको एक एरो से समझ सकते हैं। देखिए प्रेडिकेट को कितने पार्ट में फिर से बांटा गया? तो इसको बांटा गया चार, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और आपने भी देखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कितने? तो ऑब्जेक्ट की फिर कैटेगरी बनी थी, कितनी? दो, बहुत बढ़िया। कौन कौन सा? हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही दो थे। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे किस तरह से काम किया गया है, सेंटेंस में क्या क्या चीजें हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या चीजें थी, किस तरह पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हमने देखा, किस तरह पार्ट ऑफ प्रेडिकेट हमने देखा। अब आइए बच्चों कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस पे। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले कुछ यहां पे सेंटेंसेस हैं आपके लिए। अब इन सेंटेंस में से क्या करना है? इन सेंटेंसेस में से आपको क्या करना है कि कुछ चीजें इधर मेंशन की गई हैं, यानी कि आपको ये चीजें डिनोट करनी है। क्या चीजें डिनोट करनी है? यही सारी चीजें डिनोट करनी है। आपको बताना है कि इसमें कौन सी चीज क्या है। जैसे पहली बात तो इधर से सारे सेंटेंस लिखे हैं, 10 सेंटेंस हैं, देख लीजिए। और इधर क्या है? उनके सारे डिनोशन, यानी कि आपको डिनोट करना है। क्या क्या? पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, यानी कि सभी सेंटेंस के सामने उसमें क्या फाइंड करना है। तो लिखा है द मैन इज नॉकिंग एट द डोर, ये एक सेंटेंस हुआ। आगे इसमें क्या फाइंड करना है? सब्जेक्ट। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए।
आप लोग मेरे साथ करते करते चलिए, हम भी आपके साथ कर रहे हैं, हम सभी मिलके एक साथ इसमें डेनोशन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीजें पॉइंट आउट हो रही हैं, क्या क्या मिल रहा है इसमें, किन किन चीजों के बारे में इधर छांटने को कहा गया है, निकालने को, और हम इधर क्या क्या निकाल पा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मिला है द मैन इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कि एक व्यक्ति है दरवाजे पर खटखटा रहा है, मतलब दरवाजे को खटखटा रहा है। तो दरवाजे पर होना, खटखटाना, ये एट, ये चीज इसकी पोजीशन को दिखाता है, समझिए बच्चों। पर हमको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। अभी हमको क्या करना है, अभी हमको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को छांटना है। सब्जेक्ट कौन, आप बताइए, कौन सा काम व्यक्ति हो रहा है, व्यक्ति के द्वारा कौन सा काम है, नॉक करने का। और नॉक करने का काम कौन कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है। मेन चीज क्या है, वर्ब, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए। कौन सा कार्य, नॉक करने का, नॉक, अभी नॉक करते हैं। द मैन, किसके द्वारा किया गया नॉक करने का कार्य, द मैन के द्वारा, यानी कि जो मैन, जो व्यक्ति है। और ये क्या हो गया, ये द क्या है, द डिटरमाइनर, बहुत बढ़िया, द डिटरमाइनर है। और आपको पता है कि ये तो मैन मेन वर्ड है, तो आपने पता है कि जो मेन वर्ड होता है या जो हेड वर्ड होता है वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये चीज क्या हो गई, आपकी सब्जेक्ट हो गई। चलिए, पहला हो गया। दूसरे पे आइए। दूसरे में कहा है बच्चे वर्ब, यानी कि क्रिया, कौन सा काम हो रहा है, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, किस चीज का काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, आने का कार्य, बहुत बढ़िया। कमिंग, कम मतलब आना, और यही क्या है, वर्ब है। तीसरा बच्चों देखिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जिसको आप बोलते थे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आप, ये एक वर्ड मोर्टल लिखा है। मोर्टल का मतलब क्या है, तो मोर्टल का मतलब बच्चों होता है मूर्त। मूर्त मतलब जिस चीज का नाश हो जाए, मतलब नाश होने योग्य जो चीज हो, किसी भी चीज का। तो मतलब क्या है, शरीर से उसका होना या किसी भी प्रकार से उसका क्षय हो जाना, अब उसका नष्ट हो जाना। तो ऐसे मैन क्या है, मैन इज मोर्टल। ऐसा नहीं कि मैन अब हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, जिसका एक बार जन्म हो गया, बर्थ हो गया, अब वो जीवन भर वो मैन रहेगा ना। वो मैन क्या होगा, उसका एक डेथ भी होगा, जिसका बर्थ है उसका डेथ भी है। तो मैन इज मोर्टल। यहां पे देखिए बच्चों क्या चीज है, मैन इज मोर्टल। सबसे पहले निकालिए आप लोग, बताइए। देखिए इसमें लिखा क्या है, मैन इज मोर्टल। और आपने पढ़ा क्या है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से तुरंत ही शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं जैसे क्या क्या होता है बच्चों। सबसे पहले देखिए, आपको पता था डिटरमाइनर होता है, एक बार ऐसे पढ़ के दिमाग में बना लीजिए, फिर से प्रैक्टिस करिए, मजा आएगा उस तरह से अगर आप कर ले जाएंगे तो। डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बाद फिर क्या होना चाहिए, बताइए, एडजेक्टिव, बहुत बढ़िया। एडजेक्टिव बाद फिर क्या हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज, बहुत अच्छा, एडजेक्टिव फ्रेज, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद आपका मेन वर्ड आएगा, जिसको आप MV या हेड वर्ड भी बोल सकते हैं, HW, होमवर्क नहीं है, हेड वर्ड, बिल्कुल। उसके बाद में HV, हेल्पिंग वर्ब। और क्या आ सकती है, फिर आपकी वर्ब आ सकती है, फिर क्या आ सकता है, फिर आपका OBJ यानी कि ऑब्जेक्ट आ सकता है, और फिर आपका COMPL यानी कि कॉम्प्लीमेंट आ सकता है। यही सारी चीजें आ सकती हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग बस इसको एक बार याद कर लिए तुरंत दिमाग में, ऐसे इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए कि आपके समझने में और आसानी हो जाए और आपकी समझ में और बढ़िया तरीके से आ जाए। देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, डिटरमाइनर होना चाहिए, ये डिटरमाइनर ये होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डिटरमाइनर के बाद फिर हमारे पास एडजेक्टिव होना चाहिए, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव फ्रेज होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद मेन वर्ड होना चाहिए, मेन वर्ड। उसके बाद क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। वर्ब के बाद क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर कोई चीज मिस भी है, नहीं भी है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें हो सकता है कोई चीज में मिस भी हो, या कोई चीजें 2 ही 3 चीजें इसमें दी गई हो। तो हमको समझना क्या है, हमको चीजों के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। हम लोगों को मतलब इस चीज से रहेगा कि जो भी चीजें हैं क्या वो उस फॉर्म में हैं, क्या वो उस ऑर्डर में अरेंज हैं जिस ऑर्डर में होना चाहिए।
किस ऑर्डर में, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, फिर से आपका आया मेन वर्ड या हेड वर्ड, फिर आपका आया हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आया वर्ब, फिर आया ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट में फिर आपका आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपका आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। या हो सकता है जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो पहले ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा, उसके तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा रहेगा और फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो ये याद करके देखिएगा बच्चों, आपके दिमाग में रहना चाहिए, याद रहे, थोड़ा सा बना रहे कि इस तरीके से करना है। एक बार आप लोग फ्लो में ऐसे बोलिए, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, मेन वर्ड, हेड वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, बोलिए, बोलते जाइए। आगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में पहला तुरंत बोलिए इनडायरेक्ट, अगला डायरेक्ट, उसके आगे कॉम्प्लीमेंट। बहुत सही। अब फटाक से एक बार और बोलिए, चलिए सुनाइए। अच्छा ठीक है, मेरे साथ बोलिए, चलिए। डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, मेन वर्ड, हेड वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, फिर से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन सा, डायरेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट। ऐसा है नहीं, पहले इनडायरेक्ट को रख लीजिए। अभी आपको मैंने 2 सेंटेंस बताए थे, दोनों में एग्जाम्पल लिख दिया था, कंफ्यूज मत हुआ करिए। हो सकता है कहीं पहले लिखा हो सकता है कहीं बाद में लिखा हो, पर ज्यादा चांसेस क्या है कि इनडायरेक्ट पहले ही रहेगा, क्योंकि यही सही ऑर्डर होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा था, ही गेव हिम मनी। इस सेंटेंस को समझिए बच्चों, तुरंत देखिए इस सेंटेंस को, आप लोग कंफ्यूज जाते हैं थोड़ा थोड़ा। तुरंत देखिए इसमें वर्ब के बाद क्या लिखा है, यहाँ पे तुरंत लिखा है हिम। क्या लिखा है, हिम। और आपको पता होगा कि अगर हिम दिया है तो हिम क्या हो गया, क्या चीज दी गई, पैसा दिया गया। पैसा, याद करिए पैसा क्या है, ध्यान दीजिए। गिव मनी, क्या दी गई, पैसा दिया गया। पैसा किसे दिया गया, उसे दिया गया। सबसे पहले क्या दी, ये नहीं कि सबसे पहले उसी को दे दिया गया, तो उसको क्या खाली हाथ जाएंगे देने, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। अरे शर्माते शर्माते आप जाएंगे तो कुछ तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, तो ध्यान दीजिए। अच्छा ये कह रहा है कि खाली हाथ जाएंगे, चलिए ध्यान दीजिए। लिखा है ही गेव हिम मनी, उन्होंने उसे पैसा दिया, उसने उसे पैसा दिया, उसने उसे पैसा दिया। ही गेव हिम मनी, या उसने उसे धन दिया, या जो आप कह लीजिए, उसने उसे कुछ रुपए दिए, पैसा दिया, धन दिया, ऐसे कह लीजिए। तो गेव मनी किसको, हिम, उसे। तो ये आप जानते हैं, ये और ये हिम दोनों आसी पास हैं, और दोनों ही क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं। और जब ऑब्जेक्ट की कैटेगरी बनाई गई तो ये हिम और ये मनी, ये दोनों क्या हो गए, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DO। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, IO। ऐसे लिखा नहीं जाता है IO, बस हम समझा दे रहे हैं आपको कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह आप समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार बच्चों, इसका समझ लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग अपनी प्रैक्टिस पे आते हैं फिर से वापस, और हम लोग की प्रैक्टिस यहां चल रही थी। तो आइए देखिए, मैन इज मोर्टल, यानी कि अभी आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो इज इसमें क्या हो गई, इज इसमें क्या हो गया, इज इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगला बच्चों, ही गिव्स हिम मनी, ही गिव्स हिम मनी। जस्ट तुरंत अभी आपने यही एग्जाम्पल ही किया है, तुरंत बताइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन, बिल्कुल सही, मनी। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। चलिए, वैसे इसमें मेंशन तो नहीं करने को कहा गया है, पर मैं आपसे कह रहा हूं इसमें इनडायरेक्ट बताइए कहां है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा, हिम, बिल्कुल ठीक। तुरंत ही गिव्स हिम मनी, उन्होंने पैसे दिए, उसने पैसे दिए, उन्हें दिए। मनी वर्ड क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला ये रवि प्लेज वेल, कॉम्प्लीमेंट आपको देना है, चलिए कॉम्प्लीमेंट दीजिए। हाँ बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट दीजिए। कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, रवि प्लेज वेल, रवि अच्छा खेलता है। कैसे खेलता है, अच्छा खेलता है। चाहे रवि अच्छा खेले या ना खेले, पर आपको बोलना है, क्यों, सेंटेंस में लिखा है। अब हो सकता है आप किसी पर्सनल रवि को जानते हो जो अच्छा ना खेलता हो, पर हम लोग ये माने कि सभी रवि अच्छे खेलते हैं और हर व्यक्ति अच्छा है। तो रवि प्लेज वेल, यानी कि रवि अच्छा खेलता है। तो वेल वर्ड क्या हो गया इसमें, यही वर्ड आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। आइए बच्चों, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालो तुरंत, तुरंत देख के सेंटेंस में तुरंत बताओ। लिखा है अभिषेक प्रोवाइड्स हिम हिज साइंस बुक, बिल्कुल सही, हिम, सही कह रहे हो। कैसे, अभिषेक प्रोवाइड्स मतलब क्या है कि अपनी चीजों को उपलब्ध कराता है, किसे, उसे। क्या चीज, अपनी साइंस की बुक, हिज साइंस बुक। कौन सी बुक, साइंस की बुक। किसके साइंस की बुक, उसकी साइंस की बुक, खुद की, अपनी, अपनी साइंस की बुक। अभिषेक प्रोवाइड्स हिम हिज साइंस बुक, यानी कि ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
और ये हिम आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे ध्यान दीजिए, लिखा क्या है, यू आर गोइंग टू उत्तर प्रदेश फ्रॉम दिल्ली। तुम जा रहे हो, कहां जा रहे हो, उत्तर प्रदेश जा रहे हो, फ्रॉम दिल्ली। आइए यूपी में, आइए उत्तर प्रदेश में, मोस्ट वेलकम, हर दिल्ली से आने वालों का वेलकम। ध्यान दीजिए, यू आर गोइंग टू उत्तर प्रदेश, यू आर गोइंग टू उत्तर प्रदेश, और कहां से, दिल्ली से। हम यूपी वाले हैं, हम लोग में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा ध्यान होना चाहिए, हर व्यक्ति को आने वाले का मोस्ट वेलकम करना है। ध्यान दीजिए, यू आर गोइंग टू उत्तर प्रदेश फ्रॉम दिल्ली, मतलब कि तुम जा रहे हो उत्तर प्रदेश दिल्ली से, तुम दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रहे हो। क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, अब ज्यादा बड़े शहर में जा रहे हो, 2 अक्षर वाले, तो 2 चीजें फाइंड करो। चलो बताओ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं करना, बहुत बढ़िया। सिर्फ यू सब्जेक्ट है और बाकी सिर्फ यू क्या है, ये सब्जेक्ट है, यू क्या है, सब्जेक्ट है ये, और बाकी ये पूरा आर गोइंग टू उत्तर प्रदेश फ्रॉम दिल्ली, ये पूरा पूरा जो आपको दिख रहा है यही क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया प्रेडिकेट। बहुत बढ़िया। तो 2 पार्ट आपने कर लिए इसके भी, और आपको पता है कि जो सेंटेंस था उसके 2 ही पार्ट बने थे, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगला आ जाओ बच्चे, ही इज टेकिंग इंटरेस्ट, ही इज टेकिंग इंटरेस्ट। टेकिंग का मतलब होता है कि इंटरेस्ट लेना, यानी कि किसी चीज को लेना, है ना, क्या अपनी चीज को दिखाना भी उसको लिए भी टेक करते हैं। अब रुचि प्रकट करना, अपनी रुचि को दिखाना, किसमें, इन योर स्टोरी, ही इज टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टोरी, वो तुम्हारी कहानी में रुचि दिखा रहा है या रुचि ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। कौन, वह। क्या कह रहा है इसमें, मेन वर्ड छांटो, मेन वर्ड कौन ले रहा है, मेन वर्ड जिसके द्वारा कार्य हो आप जानते हैं, ही, और ये है ही। देखिए चलिए बच्चों अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। मेन वर्ड भी हमारा हो गया, इसका भी हो गया था। क्वालिफायर निकालना है, और आप जानते हैं क्वालिफायर अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है तुरंत। क्या चीज, दैट बुक इज नॉट माइन, दैट बुक इज नॉट माइन, वो पुस्तक मेरी नहीं है या वो किताब मेरी नहीं है। दैट बुक इज नॉट माइन, मेरी नहीं है वो किताब। कौन सी किताब, वो किताब। आपने पढ़ा था कि क्वालिफायर को बांटा गया है किसमें, डिटरमाइनर में, एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव फ्रेज में, यानी कि मेन वर्ड से पहले जो चीजें आएंगी वो सब की सब क्वालिफायर हैं। तो इसमें देखो बुक क्या है, बुक मेन वर्ड है, और उसके पहले क्या आया है, उसके पहले दैट आया है, तो जो दैट हो गया वही क्या हो गया, क्वालिफायर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बढ़िया करते चलिए। अगला क्या लिखा है, हैव यू एवर रीड द रामचरितमानस। ओहो, इसके लिए तो बहुत ही पहले से तैयारी बनानी पड़ेगी, है ना। चलिए देखिए बच्चों, बहुत ही अच्छी सेंटेंस को लिख दिया गया है, हैव यू एवर रीड द रामचरितमानस। क्या आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी है, अगर हाँ तो बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, पढ़नी भी चाहिए, सीखने से बहुत कुछ मिलता है और पढ़ने से भी बहुत कुछ मिलता है। एक तो ये सीखना हो गया कि हमको कहीं से मिल जाए, हम सीख लें, तो सीखने से बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी क्वालिटीज एक्वायर कर लेंगे हम लोग। और एक तरीका है कि पढ़ के भी आ सकता है, दोनों ही चीजें हैं। इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, हैव यू एवर रीड द रामचरितमानस। क्या आपने कभी रामचरितमानस पढ़ी है। क्या बताना है आपको, ऑब्जेक्ट बताना है, और आप इसमें फाइंड आउट करिए। हैव यू एवर रीड, आप जानते हैं ये वर्ब है, आप जानते हैं एवर वर्ब, एवर ये सब ये वर्ब से रिलेटेड है, आप जानते हैं कि ये सब्जेक्ट है, आप जानते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें सब कुछ तो अलग हो गया, एक ही चीज तो बचा, द रामचरितमानस, एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कि कर्म, यानी कि क्या पढ़ा गया है, रामचरितमानस को। तो बच्चों ये कुछ सेंटेंस थे जिसपे हम लोगों ने आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा और उसके बारे में कुछ प्रैक्टिस किया। अब हम मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। स्टे ट्यून्ड बच्चों।